हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एडुरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। आज 7 अप्रैल के दिन आप सभी का करंट अफेयर्स की इस सुप्रभात सीरीज में स्वागत है। चलिए जी, पहली न्यूज को हम कवर करते हैं। निर्मला सीतारमण, जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, इन्होंने कहा है कि जो बेंगलुरु में ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस बना हुआ है, ये बड़ा ही चिंताजनक विषय है, दुखद विषय है। और ये इन्होंने किस कार्यक्रम में कहा? तो भाजपा मीडिया ऑफिस में इन्होंने संवाददाता सम्मेलन में ये संबोधित करते हुए कहा था कल 6 अप्रैल को। यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ठीक है ना। तो मुद्दा ये है कि बेंगलुरु में किस प्रकार से ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस बना हुआ है, पानी पीने की समस्या हो रही है। यानी समझना है हमें पानी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कहीं तो हम इतना व्यर्थ पानी बहा देते हैं और बचपन से ही हमें सिखाया जाता है जल है तो कल है। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। प्राकृतिक जो चीजें हैं उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए, पानी का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हमें बचपन से ही स्कूलों में सिखाई जाती हैं कि हमें भविष्य में किसी प्रकार का संकट ना देखना पड़े। अब धीरे धीरे बेंगलुरु में इसका ये प्रकोप दिखाई दे रहा है। इन्होंने कहा है कि इससे भी ज्यादा चिंताजनक विषय ये है कि वहां पर हैजा फैल रहा है। ठीक है ना, हैजा ये एक बीमारी है, इसका भी फैलाव होता हुआ नजर आ रहा है। जहां भी पेयजल संकट होता है तो लोगों तक दूषित पानी पहुंचता है, क्योंकि साफ पानी तो पहुंचता नहीं है। तो दूषित पानी जब पहुंचेगा तो वहां पर कुछ बीमारियां भी फैलेंगी। ठीक है, जैसे बेंगलुरु में इस प्रकार की बीमारियां फैल भी रही हैं पानी की कमी से। तो हमें भी सतर्क हो जाना चाहिए, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में रह रहे हों। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ पर पानी की बहुतायत मात्रा है। बस ये समझना चाहिए कि हमें अच्छे ढंग से जीवन जीना है और पानी को बचाए रखना है, पानी का संरक्षण रखना है। अब आपके सामने बेंगलुरु से ही एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भारतीय शहर बेंगलुरु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से बताइए कि कौन सा कथन सही है। जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। यूपीएससी में इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मैंने तो ये उससे कम लेवल का ही क्वेश्चन आपके सामने रखा है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा मुश्किल दिया नहीं है जानबूझ के, बड़ा सिंपल सा है। तो पहले जो कथन है उसके बारे में बात करते हैं। चेन्नई बेंगलुरु से अधिक दक्षिण में स्थित है क्या? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेंगलोर के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेंगलुरु बोल देते हैं वर्तमान में। तो चाहे बेंगलोर कहिए या फिर कहिए आप बेंगलुरु, इसकी अगर हम अवस्थिति के बारे में बात करें तो ये 12.97 डिग्री नॉर्थ में है। और जब हम बात करते हैं चेन्नई, चेन्नई की अक्षांशीय स्थिति कौन सी है? तो आप लिखेंगे 13.04 डिग्री नॉर्थ। तो अब आप देखने का प्रयास करेंगे तो इसमें नजदीक कौन सा है कर्क रेखा के? अगर हम हमारे भारत की दृष्टि से देखें तो दक्षिण में कौन सा पड़ता है? तो बेंगलोर की तुलना में जो हमारा ये चेन्नई पड़ता है, ये कम दक्षिण में है। यानी सिंपल सी बात है, जो लिखा हुआ है ना, चेन्नई बेंगलोर से अधिक दक्षिण में स्थित है, ऐसा नहीं है। बेंगलुरु जो है वो ज्यादा दक्षिण में है, यानी उल्टा लिखा हुआ है। तो ये कथन आपका गलत रहेगा। ठीक है ना, बेंगलुरु चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिण की तरफ है। ठीक है, चलो अब जब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट के बारे में, यह भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है। तो ये पॉइंट भी गलत लिखा हुआ है। महाराष्ट्र की राजधानी नहीं है बेंगलुरु, तो फिर किसकी राजधानी है? ये तो कर्नाटक की राजधानी है। चलो जी,
अब तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे जी हाँ, ये तीसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यानी जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया होगा केवल 3, उनका बिल्कुल ठीक है। बहुत ही बढ़िया बताया है आप सभी ने। बेंगलुरु कह लीजिए या फिर जिसे वर्तमान में बेंगलुरु कहा जाता है, वो कर्नाटक की राजधानी है और यह दक्षिण भारत के दक्कन के पठार पर लगभग 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक शहर है। बेंगलुरु भारत का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में इसमें रखना है। इसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है और यहाँ पर देश का प्रमुख सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सिस्टम भी यहाँ है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सेंटर। और एक यहाँ पर मेन सेमीकंडक्टर सेंटर भी बना हुआ है। कई यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिनका मुख्यालय यहाँ पर बनाया गया है। जैसे हम बात करते हैं भारतीय तकनीकी संगठनों के बारे में, जैसे बात की हमने इसरो की, इसरो का मुख्यालय यहीं पर है। इन्फोसिस की बात करें, विप्रो जो कंपनी है उसकी बात करें, चाहे HAL की बात करें, है ना, तो उन सब का मुख्यालय कहाँ बना हुआ है, इसी बेंगलुरु में बना हुआ है। बेंगलुरु में झीलें भी हैं, अगर आपने नाम सुना होगा, एक का नाम आता है सेंकी झील। तो सेंकी झील जो है वो कहाँ है, बेंगलुरु में। एक नाम आता है उत्सुल झील, उत्सुल झील भी बेंगलुरु में है। येदुयीर झील भी आपका कहाँ पे है, बेंगलुरु में ही है। तो इस प्रकार बेंगलुरु के बारे में ये आपका क्वेश्चन हुआ ठीक। अब हम चलते हैं दूसरी न्यूज की तरफ जानने के लिए। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कांग्रेस ने अपना इलेक्शन का मैनिफेस्टो घोषित कर दिया है। तो उन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसको तो हमने देख लिया था कल। तो आपको पता है इलेक्शन अभी नजदीक है, इलेक्शन होने वाले हैं, इसी महीने शुरू हो जाएंगे 19 तारीख से। तो सभी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर रही हैं कि जब वो सत्ता में आएंगी तो क्या करेंगी। और इसी कहानी के तहत सीपीआई ने भी अपना लोकसभा इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और इन्होंने प्रॉमिस किया है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को स्क्रैप कर देंगे, यानी इसे खत्म कर देंगे। ठीक है, और जो यहाँ के एक नेता है डी राजा, इन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा जो है वो आरएसएस की एक राजनीतिक सेना बनकर काम कर रही है और इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है संविधान को चेंज करना। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि क्या संविधान को बदला जा सकता है क्या? ठीक है, आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको इसमें कुछ चीजें दिखाई देंगी, इसको हमें गहराई से पढ़ने का प्रयास करना है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे हम सीपीआई बोल देते हैं, इन्होंने ये अपना लोकसभा इलेक्शन से संबंधित मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इन्होंने कहा है कि वो रिमूव कर देंगे 50% कैप जो रिजर्वेशन दिया गया है SC ST OBC को, और डेली वेजेस जो मनरेगा के अंतर्गत मिलता है 700 रुपए, उसे भी इनहेंस करेंगे, उसमें भी क्या है ये बढ़ोतरी करेंगे। द लेफ्ट पार्टी कॉल्ड फॉर द डिफीट ऑफ रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, यानी वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है उसे वो हराएंगे और सेक्युलर डेमोक्रेसी को वो आगे लाएंगे। यहाँ पर आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, तो ये उसी कार्यक्रम की फोटो है और ये यहाँ पर इन्होंने बुक यानी कि एक तरीके का मैनिफेस्टो जो जारी किया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, जिसे अभी हमने देखा सीपीआई कहते हैं हम इसे। तो इस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी आपको ये बताना है, तो जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा बी ऑप्शन 26 दिसंबर 1925, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई थी और ये कानपुर आपका कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में।
किसके नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी? तो आप कहेंगे संस्थापक में नाम आता है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय इसके संस्थापक थे। इनकी पत्नी भी शामिल थी जिनका नाम था एवलिन ट्रेंट। एवलिन ट्रेंट भी शामिल थे। और एक नाम आता है अबानी मुखर्जी। अबानी मुखर्जी भी सहयोगी रहे जब इस पार्टी की स्थापना की गई। एम.पी.टी. आचार्य वो भी शामिल थे जब इस पार्टी की स्थापना की गई। तो इन सब लोगों ने मिलकर इस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में किया। और इस पार्टी के बनने के बाद इसके पहले महासचिव कौन बने? तो नाम आता है एस.वी. घाटे। एस.वी. घाटे इस पार्टी के पहले महासचिव बनाए गए थे। जब बात करते हैं इस पार्टी की सम्मेलन की, यानी कि जो सम्मेलन हो रहा था, तो उस सम्मेलन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है सिंगारावेलु चेट्टियार। तो उन्होंने उस कार्यक्रम की यानी उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये पॉइंट हुआ आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित। ठीक है। और एक बार आपने वो भी सुना होगा ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ब्रैकेट में लिखा आता है मार्क्सवादी। तो वो पार्टी कौन सी है? तो वो पार्टी कब बनी थी? तो वो पार्टी 1964 में बनी थी। वो इसी से अलग होकर बनी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। ठीक है, वो एक राष्ट्रीय पार्टी है। इनके बीच में वैचारिक मतभेद हो गए थे जिसके कारण वो 1964 में इससे अलग हो गई। ठीक है, तो इसमें आपको द्वंद्व नहीं रखना है, बड़ा सिंपल सा है। बाकी ऑप्शन भी देखने का प्रयास करेंगे। जैसे हम बात करते हैं 28 दिसंबर 1885 को क्या हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें ये मार्कर टाइप नहीं कर पा रहा है तो इसी वजह से दिक्कत आ रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल बोल कर आपको बता दे रहा हूं। 26 नवंबर 2012 की बात करते हैं तो ये वो दिन था जब क्या हुआ था, आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई थी। और 7 नवंबर 1964 वो दिन है जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना की गई थी, इससे अलग होकर। ठीक है ना, तो इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। आम आदमी पार्टी के गठन की आधिकारिक घोषणा 26 नवंबर 2012 को की गई थी। ठीक है ना, दिल्ली के जंतर मंतर पर। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज को जानने के लिए। जैसे आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध काफी लंबे समय से चल रहा है। ठीक है, तो रूस ने अब क्या किया है, एक स्ट्राइक की है मिसाइल से यूक्रेन में। यूक्रेन का एक शहर पड़ता है खार्किव, तो वहां खार्किव में कुछ मिसाइलें दागी रशिया ने, और वहां 6 लोग मारे गए और 11 लोग घायल हो गए। ठीक है, तो रशिया ने इस प्रकार से ये मिसाइल का ये एक आप कह सकते हैं बम्बार्डमेंट की, एक स्ट्राइक की। यूक्रेन की सेकंड लार्जेस्ट सिटी मानी जाती है खार्किव, वहां पर ये रशिया ने ऐसा मिसाइल का ये प्रयोग किया है जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। और ये जानकारी खार्किव रीजन के गवर्नर ने दी है और उसका नाम है ओलिहा सनेहुबोव। उन्होंने कहा है कि हमारा यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है, गैस स्टेशन पर आग लग गई है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में भी क्या है डैमेज हुआ है, कैफे शॉप कार वगैरह जलाई गई हैं रशिया के द्वारा। अब रूस के बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में सन्निहित रिक्त स्थान रूस, यानी कि प्राचीन समय में इसे हम बोलते थे सोवियत संघ। तो भारतीय संविधान में सन्निहित रिक्त स्थान रूस के संविधान से प्रेरित है। तो आपको वो बताना है क्या प्रेरित है रूस के संविधान से, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे इसमें कौन सा ठीक रहेगा। तो इसमें जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा, यानी ऑप्शन डी टिक किया होगा, उनका बिल्कुल ठीक है।
तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों का विचार है वो रूस के संविधान से लिया गया है, और उस समय रूस को हम सोवियत संघ कहते थे। जब हम मौलिक अधिकारों की अवधारणा की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए से ली गई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हिंदी में कहें तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो उनके संविधान से हमने मूल अधिकार की अवधारणा को ग्रहण किया है। जब हम बात करते हैं कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो हमने कहां से ली है, तो आप कहेंगे ये हमने जापान से ग्रहण की है, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आप कह लीजिए। तो जापान के संविधान से ये प्रेरित है। जब हम बात करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा के बारे में, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, तो आप कहेंगे आयरलैंड के संविधान से हमने ये लिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब आपको बताना है कि रूस की मुद्रा का नाम क्या है। रूस में किस प्रकार की मुद्रा चलती है। जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत में मुद्रा क्या है, रुपया। उसे हम क्या बोलते हैं, लिखते हैं INR, यानी इंडियन रुपया। उसी प्रकार रूस की मुद्रा का नाम है रूबल, यानी कि जिसे वैसे बोलने में आता है रूसी रूबल। ठीक है ना, रूसी रूबल। तो यहाँ वैसे लिखा जाएगा भारतीय रुपया, क्योंकि वैसे इंडोनेशिया में और दूसरे देशों में कईयों में रुपया चलता भी है। तो रूसी रूबल वहां की मुद्रा का नाम है। जब हम बात करते हैं प्राचीन रूस की, जिसे सोवियत रूस कहा जाता था, उस समय उसकी मुद्रा क्या थी, SUR, यानी कि सोवियत यूनियन रूबल। लेकिन 1992 में इसका जो मुद्रा है उसका नाम भी बदल दिया गया और उसका क्या बन गया, रूसी रूबल। ठीक है, RUR। अब ये सिंबल है, जैसे हम INR लिखते हैं हमारे देश के लिए, उसी प्रकार से। जब हम बात करते हैं कीना के बारे में, ये कीना कहाँ की है मुद्रा, तो आप कहेंगे एक देश पड़ता है पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा का नाम है कीना। ठीक है, तो इसमें गलत आपको नहीं करना है। राजधानी क्या है पापुआ न्यू गिनी की, तो आपको पता है पोर्ट मोरेम्बी। ठीक है, मोरेस्बी ऐसे लिखा होगा। जब हम रियाल की बात करते हैं तो रियाल कहाँ की राजधानी, सॉरी, रियाल कहाँ की मुद्रा है, ईरान की। और ईरान की राजधानी तो आपको पता ही है, तेहरान। ईरान का प्राचीन नाम क्या था, फारस। ठीक है, और आपको पता है सबसे पहला आक्रमण हमारे भारत में प्राचीन समय में ईरानी आक्रमण ही था। ठीक है ना, हखमनी साम्राज्य का। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो आपको बताया करते हैं अक्सर, सबसे पहला आक्रमण भारत में ईरानी आक्रमण ही था। तो ये हुआ रूस के बारे में मुद्राओं से संबंधित। अब रूस के बारे में थोड़ा सा और अगर जानने का प्रयास करें, रूस की राजधानी क्या है, मास्को। मास्को। ठीक है, और रूस में मुद्रा का नाम जैसे बता ही दिया, रूबल वहां की मुद्रा है, रूसी रूबल जिसे हम कह देते हैं। और वहां के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो आप कहेंगे व्लादिमीर पुतिन वहां के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये पॉइंट गलत नहीं करना है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे अगर देखा जाए तो रूस सबसे बड़ा देश है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है, तो आप इसमें से बताने का प्रयास करेंगे। जाहिर सी बात है, आसान क्वेश्चन है। रूसी क्रांति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा रूसी क्रांति से ली गई है। जब हम रूसी क्रांति की बात करते हैं तो इसे बोल्शेविक क्रांति का नाम भी दिया जाता है, बोल्शेविक क्रांति। और ये क्रांति कब हुई थी, तो ये बात है लगभग अक्टूबर 1917 के आसपास की। 1917 अक्टूबर में बोल्शेविक क्रांति कही जाने वाली इस की शुरुआत किसने की, तो आप कहेंगे नाम आता है लेनिन का। लेनिन के नेतृत्व में इस क्रांति का उद्भव हुआ, इस क्रांति की शुरुआत हुई। लेनिन का पूरा नाम क्या था, व्लादिमीर लेनिन। और
व्लादिमीर लेनिन का मानना था कि नई रूसी सरकार एक मार्क्सवादी सरकार होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे ऑप्शन में दिया गया है, अमेरिकी क्रांति की बात करते हैं। अमेरिकी क्रांति कब से कब तक हुई थी? 1775 से 1783 तक चली। ठीक है, और फिर इनका अपना संविधान हो गया, और हमने मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ही लिया हुआ है ना। फिर जब हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति कब से कब तक चली थी? 1789 से लेकर 1799। तो फ्रांसीसी क्रांति से हमने क्या लिया है? आइडल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी की बात करें या फिर फ्रेटर्निटी की बात करें, हिंदी में कहें तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का सिद्धांत हमने लिया है इनसे। और फिर जैसे एक और ऑप्शन दिया गया है, जापानी क्रांति। जापानी क्रांति कब हुई थी? तो ये बात है 1868 से 1869 के बीच में। ठीक है, और जैसे मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले आपको एक्सप्लेन भी किया था, तो जापान से हमने क्या लिया है? तो वहां से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, तो और रशिया रशिया से मैंने बताया ही था आपको, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा रशिया से ली हुई है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हालांकि सिंपल सी न्यूज है ये। सेबी की चीफ जो है वर्तमान में, ठीक है, उन्होंने एक नॉर्मल सी वैसे बात कही है, लेकिन हमारे लिए ये सेबी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये जो इन्होंने बात कही है वो आपके लिए एक मोटिवेशन के रूप में काम करेगा। ठीक है, और क्वेश्चन हम उठाएंगे जो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो करियर को लेकर, परिवार और अपने दिमाग की रुचियां क्या हैं उनको लेकर सेबी की प्रमुख ने कुछ बातें बताई हैं। सेबी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो उनकी चेयरपर्सन वर्तमान में कौन है? मधुबी पुरी बूच। यानी अगर पूछ लिया जाए वर्तमान में सेबी की प्रमुख कौन है, तो मधुबी पुरी बूच। तो उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि युवा व्यवसाय प्रबंधकों को करियर में प्रगति की तलाश में कार्य जीवन के संतुलन को महत्व ध्यान में रखते हुए, मतलब हमें आगाह रहना चाहिए, हमें अपना बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आपकी इच्छाएं क्या हैं। ठीक है, और यानी you will realize all of desires you have, everything you wish to achieve provided you। और आपको अपने माइंड में अपने कैरियर गोल को लेकर जगह बनानी चाहिए कि हमें ये करना है, अपने परिवार के लिए भी, और पर्सनल इंटरेस्ट क्या हैं उन सब को लेकर अपने माइंड में ये बिठाएं। ठीक है, और फिर धीरे धीरे अपने करियर को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने व्यक्तिगत हितों को लेकर आप सक्षम बने और उस क्षेत्र में काम भी करें। तो चलो हमें थोड़ा सा जानने का प्रयास कर लेते हैं सेबी के बारे में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सेबी कहा जाता है, फुल फॉर्म में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपको ये बताना है, स्थापना के बारे में। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा 12 अप्रैल 1988, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में हुई थी, कार्यकारी निकाय। और फिर जैसे जैसे समय बीतता चला गया, 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक शक्तियां दे दी गई। अब ये भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो वैधानिक शक्तियां कब मिली? 30 जनवरी 1992 को। इसकी स्थापना केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत की गई थी। वैधानिक शक्तियां दी गई 30 जनवरी 1992। जब हम बात कर रहे होते हैं 10 जनवरी 1966 को, इस दिन क्या हुआ था? तो आपको पता है, इस दिन ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद कहाँ की राजधानी है आप बताएंगे कमेंट में।
जब ये समझौता हुआ तो किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ। अब जैसे आपके सामने लिखा हुआ है ऑप्शन ए 22 मार्च 1957, इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन राष्ट्रीय पंचांग लागू किया गया। राष्ट्रीय पंचांग, आपको पता है राष्ट्रीय पंचांग के रूप में हमने शक संवत को स्वीकार किया हुआ है। शक संवत की स्थापना किसने की थी? कुषाण वंशीय राजा सम्राट कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। ठीक है, वही सम्राट कनिष्क जिनके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उस चतुर्थ बौद्ध संगीति में अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने और उपाध्यक्ष बने थे अशव घोष। ठीक है, उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। उनके समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में 78 ईस्वी में ही हुआ। 78 ईस्वी में ही उनका राज्याभिषेक हुआ। 78 ईस्वी में ही उन्होंने शक संवत की शुरुआत की, जो कि हमारा राष्ट्रीय संवत है, यानी कि राष्ट्रीय पंचांग है। तो राष्ट्रीय पंचांग को लागू कब किया गया था? 22 मार्च 1957। तो बहुत ही बढ़िया। अब हम यहाँ पर देख लीजिए, देखने का प्रयास करेंगे हम। ये सेबी भवन की बिल्डिंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई, यानी कि इस भवन की अगर बात करें, इनका मुख्यालय कहाँ पे है? बांद्रा कुर्ला। बांद्रा कुर्ला, बांद्रा नाम तो आपने सुना ही होगा, सॉरी, बांद्रा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में। इसके कई क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जैसे अहमदाबाद में है, कोलकाता में, चेन्नई में और दिल्ली में। सेबी का प्रबंधन इसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। जैसे हम बात करें इस सेबी के अध्यक्ष के बारे में, तो सेबी का अध्यक्ष भारत की केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। और ठीक है, तो इसमें भारतीय रिजर्व बैंक का भी एक सदस्य होता है और 2 सदस्य केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारी के रूप में होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है, और भी इसमें सदस्य होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज को जानने के लिए। पाकिस्तान रिस्पॉन्ड्स टू डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिमार्क्स ऑन टेररिज्म। तो जैसे राजनाथ सिंह जो थे, उन्होंने टेररिज्म पे बात कही थी। उन्होंने कहा कि जो आतंकवाद है उनको हम उस आतंकवाद को हमें खत्म कर देना है। और फिर जो है उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, क्योंकि जो भी आतंकवादी होता है वो पाकिस्तान की तरफ भाग के चले जाते हैं और आवश्यकता पड़ी तो हम उनको ऐसे मारेंगे। और उन्होंने ये कहा कि 2020 से लेकर अब तक हमने 20 से ज्यादा आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसकर मारा है। ठीक है, तो उसी की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने कहा कि ये सब भारतीय सरकार चुनावी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कर रही है, ताकि उनको चुनावी फायदा हो सके। यानी कि कुछ तो कहा जाता है कि धर्म का मुद्दा उठा लिया जाता है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है और भारत पाकिस्तान कर दिया जाता है। तो इससे क्या है, फैन फॉलोइंग कहीं ना कहीं बढ़ ही जाती है। ठीक है, और कुछ पार्टियां हैं वो जातिवाद करती हैं। चलिए जी, इस प्रकार आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन चलो बता दीजिए पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा? जल्दी से आप बता देंगे, ज्यादा इसमें मुश्किल है नहीं। जिन्होंने लिखा होगा ना आसिफ अली जरदारी, उनका बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो हैं आसिफ अली जरदारी। इन्होंने पिछले ही महीने यानी कि मार्च 2024 में राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है और इनका ये कार्यभार 14वें राष्ट्रपति के रूप में है। इससे पहले भी एक बार इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार पूरा कर लिया था। तो ये राष्ट्रपति 2008 में बने थे, 2013 तक रहे। तो 2008 से लेकर 2013 तक इनका पहला कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में रहा। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 2008 से 2013 तक कार्य किया। अब इनका 2024 मार्च से 14वें राष्ट्रपति के रूप में ये कार्यभार है।
तो जैसे अगर हम बात करते हैं, ये तो बिजनेसमैन थे, तो राजनेता ये कैसे बने? तो आपको पता है इनकी जो शादी हुई थी, इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के रूप में रही, 2 बार प्रधानमंत्री रही। तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री के लिए रैलियां कर रही थी तो उनकी हत्या कर दी गई थी 2007 में बेनजीर भुट्टो की। बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के एक बेटा हुआ, यानी कि जो बड़ा प्रसिद्ध है, जिसका नाम आपने सुना भी होगा, बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो आसिफा, लेकिन बिलावल भुट्टो जो है वो राजनीति में है, इसलिए मैंने आपको बताया है ये, ठीक है ना। बिलावल भुट्टो जरदारी। जब हम आसिफ अली जरदारी के बारे में, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, उनकी बात करें तो ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये बात ध्यान में रखनी है। जब बात करते हैं इनके बेटे बिलावल भुट्टो के बारे में, तो वो इस ट्रिपल पी यानी कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जब ये राष्ट्रपति बने तो इनके खिलाफ में महमूद खान अचकजई खड़े हुए थे, तो इन्होंने अचकजई को हरा के ये इलेक्शन जीत लिया है लोकतांत्रिक रूप से। और वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद शहबाज शरीफ। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो जैसे आपको पता है न्यूज हमारी कवर हो चुकी हैं और इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हालांकि क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो एक सेशन और बाकी है। तो जितनी भी पीडीएफ्स हैं सभी अवेलेबल हैं आपको अपने इस मतलब टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। आपको सर्च करना है एडुरोही 24। अब चलते हैं हम आज के दिन का इतिहास क्या रहा होगा। कोई भी दिन हो उसका इतिहास तो रहता ही है, यानी आज 7 अप्रैल है, तो 7 अप्रैल के दिन इतिहास में क्या हुआ होगा उसी से संबंधित हम बातें करेंगे। तो आज के दिन एक महत्वपूर्ण जो घटना है वो ये कि आज के दिन हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। आज के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आज के दिन ही 7 अप्रैल के दिन ही 1948 में विश्व स्तर का एक संगठन, जिसे हम कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 1948 में। तो उसी की वर्षगांठ के रूप में ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है हर साल 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका गठन कब हुआ? 7 अप्रैल 1948। तो 7 अप्रैल 1948 को ही इसका संविधान तैयार किया गया, संविधान लागू हुआ। और पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो 7 अप्रैल 1950 को, यानी कि आज मैंने आपको क्या बताया? विश्व स्वास्थ्य दिवस है। तो पहली बार कब मनाया गया था ये विश्व स्वास्थ्य दिवस? तो 1950 को, जब 7 अप्रैल थी तब मनाया गया। अब जब हम बात करते हैं वर्तमान के यानी कि 2024 के स्वास्थ्य दिवस की, तो 2024 विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? तो इसमें है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। तो वर्तमान यानी कि 2024 विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। प्रति वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने के लिए एक निश्चित विषय घोषित किया जाता है और वर्तमान का ये विषय मैंने आपको बता दिया, यानी कि थीम मैंने आपको बता दी। अब आप ये बता दीजिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, इसकी स्थापना के बारे में तो बात हमने कर ली, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है आपको वो बताना है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जल्दी से बताएंगे।
जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। जब हम बात करते हैं जकार्ता इंडोनेशिया के बारे में, तो जकार्ता इंडोनेशिया में किस संगठन का है मुख्यालय? आसियान का। ठीक है, आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो एक नाम आता है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया। ये तो हो गए 10, और एक 11वां कौन सा था? तिमोर लिस्टे। तो तिमोर लिस्टे को भी इसमें क्या है, शामिल किया गया था। जब हम बात कर रहे होते हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम के बारे में, तो यहाँ पर किसका मुख्यालय है? थोड़े ही दिन पहले हमने कवर किया था, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो है आपका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है ना। तो इसके बारे में भी हमने बात की थी। तो ये जो बिंदु हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आज के इतिहास से ही संबंधित एक और पॉइंट हम जानने का प्रयास करते हैं। आज के दिन एक और महत्वपूर्ण घटना क्या हुई थी? आज के दिन यानी कि 7 अप्रैल 1932 को जयंती पटनायक का जन्म हुआ। 1932 जयंती पटनायक, आपके सामने यहाँ पर फोटो दिखाई दे रही होगी। पटनायक, इनका जन्म हुआ था, तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य में इनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनका जन्म 7 अप्रैल 1932 को हुआ और इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2022 को हुई थी। और ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष रही। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष के रूप में कार्य किया इन्होंने। आयोग की पहली अध्यक्ष, स्थापना होते ही अध्यक्ष बनाया गया था इनको। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन बता दीजिए, फिर थोड़ा एक्सप्लेन और कर देंगे। वर्ष 1990 में भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसका गठन किस वर्ष किया गया था? आपको वो बताना है। 1990 में भारतीय संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, उसी अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी बी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान के तहत बना हुआ है ये। इस महिला आयोग का कार्य महिलाओं के संवैधानिक हित और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करना है। इस आयोग की पहली अध्यक्ष कौन बनी थी? तो नाम आता है जयंती पटनायक, जिनकी आज जयंती है। ठीक है, जयंती पटनायक जी की जयंती है आज, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में अगर बात करें तो ये एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पे महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करती है। जैसे कि हमने कहा कि इस राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी, तो ये कब से कब तक रही अध्यक्ष के रूप में? 3 फरवरी 1992 से लेकर 30 जनवरी 1995 तक इन्होंने अध्यक्ष के रूप में काम किया। 1995 तक, ठीक है ना। 1990 में पारित अधिनियम के तहत भारतीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में हुई और अगले ही महीने 3 फरवरी 1992 को इन्होंने अपना अध्यक्ष चुन लिया था, जयंती पटनायक को। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, जयंती पटनायक और राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित। तो इसमें आपको किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है। चलो जी, अगर हम और भी जानने का प्रयास करें तो कौन कौन सी इसमें घटनाएं हो सकती है आज के दिन।
जैसे आपको पता है, इसी के अंदर देख लेते हैं। आज के दिन 1919 में कश्मीरी लाल जाकिर का जन्म हुआ था। कश्मीरी लाल जाकिर, कश्मीरी लाल जाकिर के बारे में तो जानते होंगे आप। तो ये एक उर्दू कवि थे, उर्दू कवि, जिनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। पद्म श्री, आपको पता है ना, पद्म श्री चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है हमारे भारत में। तो पद्म श्री से सम्मानित प्रख्यात उर्दू भाषी कवि कश्मीरी लाल जाकिर का जन्म आज के दिन ही 1919 में हुआ था। ठीक है। और जितेंद्र की फिल्में देखी होंगी आपने, या फिर आपके जो पिताजी हैं, आपके दादाजी, उन्होंने देखी होगी मूवी जितेंद्र। ये भारतीय फिल्म अभिनेता, उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन 1942 में। ठीक है। और एक हम बात करते हैं निधन के बारे में। तो आज के दिन ही यानी कि 7 अप्रैल 2002 को हावानम वेंकट रामी रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व 8वें मुख्यमंत्री रहे थे। 8वें मुख्यमंत्री, इनका निधन हुआ था आज ही के दिन। तो इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम। तो इस प्रकार कुछ घटनाएं जो होती हैं ऐतिहासिक, एक दिन को ध्यान में रखते हुए, तो वो भी हम साथ में कवर करते हैं ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है ना। और मुख्य अगर थोड़ा सा पॉइंट और जानने का प्रयास करेंगे, आज के दिन और क्या हुआ था। आज के दिन 2000 में ब्राजील से विश्व के सबसे छोटे अखबार योर आनर का प्रकाशन आरंभ हुआ। विश्व के सबसे छोटे अखबार योर आनर का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, कहां से, ब्राजील से। ठीक है ना। तो ये प्रकार आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से कुछ बातें हमने की हैं इतिहास से संबंधित, और कुछ हमने करंट अफेयर से संबंधित बातें कवर करते हुए उसके पीछे का बैकग्राउंड जानने का भी प्रयास किया। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को। एडू रोही ऑफिशियल अपने इस चैनल का नाम है। एक चैनल और भी है, एडू रोही ऑफिशियल शॉर्ट्स। तो दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको पीडीएफ तो मैंने बताया मिल ही जाती है टेलीग्राम पे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। बस आपको सर्च क्या करना है, एडू रोही 24। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8307730527। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, सर्च कर लेना एडू रोही 24। जितनी भी क्लासेस आज तक हुई हैं सभी की पीडीएफ वहां पर अवेलेबल हैं। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।